गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हो। हम एनसीईआरटी की भूगोल की क्लास 10th की बुक पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने क्लास 9 समाप्त कर लिया था। क्लास 10 का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास है। इसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था। आज इसके दूसरे पार्ट भू संसाधन को पढ़ेंगे। इसमें भूमि के महत्व, भूमि उपयोग या इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ भूमि निम्नीकरण और इसके संरक्षण के उपाय के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले भूमि के महत्व को समझते हैं। हम भूमि पर रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि भूमि पर रहकर हम अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। अगर प्राकृतिक वनस्पति है तो भूमि पर, वन जीवन है तो भूमि पर, मानव जीवन भी भूमि पर ही है। इसी तरह उद्योग लगाना हो तो वह भी हम भूमि पर लगाते हैं। सड़क बनानी हो या रेलवे लाइन बिछानी हो तो वह भी भूमि पर ही होते हैं। इसी तरह देखा जाए तो हम भूमि का उपयोग विभिन्न रूपों में एक साथ करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन यह सीमित संसाधन है। इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। हमारे देश भारत में भूमि पर कई तरह की भूमि आकृतियाँ या ज़मीनी शक्ल पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। भारत में जितनी भूमि है उस पूरे भू क्षेत्र का लगभग 43% हिस्से पर मैदान है, जिसका उपयोग हम कृषि और उद्योग के लिए करते हैं। पूरे भू क्षेत्र का लगभग 30% भाग पर पर्वत फैला हुआ है। ये पर्यटन के लिए, विकास और पारिस्थितिकी के लिए महत्व रखते हैं। इसी तरह लगभग 27% हिस्से पर पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिज और वन पाए जाते हैं। इस इमेज के द्वारा भू आकृतियों के अंदर जो क्षेत्र आते हैं इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा भारत का भूमि है और इस पर विभिन्न प्रकार के भू आकृति जैसे पहाड़, पठार और मैदान स्थित है। ये देखिए, पूरे क्षेत्र का 43% हिस्से पर मैदान है और 30% पर पर्वत है और बाकी ये 27% भाग पर पठार पाए जाते। अब हम भू उपयोग या भूमि कितने प्रकार के होते हैं इसको जानेंगे, यानी भूमि किस तरह के होते हैं और हम इसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। हम विभिन्न प्रकार के कार्य या उद्देश्य के आधार पर ही भूमि का उपयोग करते हैं। इसमें नंबर 1 वन आता है, यानी ऐसी ज़मीन जिस पर वन लगे हों या वन लगाया जाना हो। और दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी ऐसी भूमि जो कृषि के लिए है ही नहीं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक बंजर और कृषि अयोग्य भूमि, यानी ऐसी भूमि जो पहाड़ी, चट्टानी, सूखी और मरुस्थलीय या रेगिस्तानी हो। इसे हम बंजर भूमि कहेंगे, जिस पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जा सकती है। हम इस भूमि पर जितना भी मेहनत कर ले, लेकिन इसे कृषि योग्य नहीं बना सकते हैं। और इसका दूसरा हिस्सा गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि, जैसे बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें, बस्तियां, रेल लाइनें और उद्योग आदि। इन सभी भूमि पर हम खेती नहीं कर सकते हैं। सड़क पर हम कृषि नहीं कर सकते, उद्योग और इमारतों पर भी हम खेती नहीं कर सकते। इसी तरह जहां लोगों की बस्तियां हैं वहां पर भी हम कृषि नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन्हें गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि कहते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रतिभूमि, यानी ऐसी भूमि जहाँ पर कुछ समय से खेती नहीं की जा रही हो, ये ऐसे ही खाली पड़ा हो। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्तमान प्रतिभूमि। ये ऐसे भूमि होते हैं जहाँ पर 1 वर्ष या उससे भी कम समय, तकरीबन 5 या 6 महीने से खेती ना की गई हो। इसका दूसरा हिस्सा वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रतिभूमि है, यानी ऐसी भूमि जहाँ पर 5 वर्ष या उससे भी कम वर्ष 3 या 4 साल से खेती ना की गई हो, उसे हम पुरातन प्रतिभूमि कहेंगे। चौथा पॉइंट है प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, यानी इसमें ऐसी भूमि आती है जो प्रति ना हो और कृषि के योग्य भी ना हो, यानी उस पर जोताई या बुआई ना की जा रही हो। ये 3 प्रकार के होते हैं।
इसमें पहला है अस्थाई चारागाहें और अन्य गोचर भूमि। ये ऐसी भूमि होती है जो जानवरों को चरने के लिए होते हैं। इसमें केवल जानवर जाकर घास आदि को चरते हैं। ये बड़े बड़े मैदान जैसे होते हैं। इस पर हम किसी प्रकार की खेती नहीं कर सकते हैं। इसका दूसरा हिस्सा है विविध वृक्षों और बाग बागीचों या उपवनों के अधीन भूमि। ऐसी भूमि जहाँ पर विभिन्न प्रकार के विशाल वृक्ष हो, बाग बागीचे हों, उस पर हम किसी भी प्रकार की कृषि नहीं कर सकते हैं। इसका तीसरा हिस्सा है कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी ऐसी भूमि जो कृषि के लायक तो है लेकिन उस पर 5 वर्ष या उससे भी अधिक वर्ष से कृषि न की गई हो। कहने का अर्थ ये है हुआ कि मान लीजिए 2 किसान हैं और वे दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, यानी उनके खेत एक दूसरे से सटे हुए हैं। दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो जाता है और ये मामला कोर्ट में चला जाता है। तो अब ये दोनों किसान अपने अपने खेत में खेती तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए। उस वक्त तक ये ज़मीन ऐसे ही बंजर पड़ा रहेगा। अब हम भूमि के 5वां प्रकार के बारे में बात करेंगे, जिसे शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ऐसी भूमि जिसे कृषि साल में 1 या 1 से अधिक बार कृषि के लिए बोया गया हो। कृषि वर्ष का अर्थ होता है कि उस वर्ष के अंदर जो भी फसल होता है उसे ही कृषि वर्ष कहते हैं। इसे फसली वर्ष भी कहा जाता है। ये फसल 1 या 1 से अधिक भी हो सकते हैं। हर एक राज्य का फसली वर्ष अपने अपने राज्य के जलवायु के अनुसार शुरू होता है। अब हम भारत के भू उपयोग प्रारूप के बारे में जानेंगे, यानी इसका ढांचा या रूपरेखा कैसा है जिसके कारण हम भूमि का उपयोग विभिन्न रूपों में कर सकते हैं। अब ये बात सामने आती है कि भूमि के सभी स्थान पर हम खेती कर सकते हैं या वहाँ खेती नहीं कर सकते हैं। तो हम सभी स्थानों पर कृषि नहीं कर सकते हैं। बहुत से भूमि ऐसे हैं जहाँ बर्फबारी होती है, तो कहीं पहाड़ी क्षेत्र है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है और वह इलाका सूखा रहता है। रेगिस्तानी या मरुस्थलीय इलाका हो तो वहाँ भी कृषि अच्छे से नहीं की जा सकती है। इसी तरह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है, इन सारी जगहों पर हम कृषि नहीं कर सकते हैं। अब हम भारत में कितनी भूमि कृषि के योग है इसको जानते हैं। पूरे विश्व में लगभग 137 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन पर कृषि की जाती है। भारत में 137 करोड़ हेक्टेयर का 11.9% भाग पर कृषि की जाती है। हमारे देश भारत की बात करें तो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें लगभग 54% हिस्से पर खेती की जा सकती है। भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक भूभाग पर कृषि की जाती है, यानी वहाँ जितनी भूभाग है उसका 42% हिस्से पर कृषि की जाती है। इसी तरह शुद्ध या निवल बोए गए क्षेत्र का जो प्रतिशत है वे अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है। कहीं पर ज़्यादा हिस्से पर कृषि की जाती है तो कहीं पर बहुत ही कम हिस्से पर खेती की जाती है। भारत के 2 राज्य पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर में 10% से भी कम क्षेत्र पर फसल बोया जाता है। इन डाटा को आप याद कर लें। अब हम भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक को जानेंगे। इसके 2 मुख्य कारक हैं, एक भौतिक कारक यानी प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। तो भौतिक कारक के बारे में सबसे पहले समझते हैं। इसमें पहला है भू आकृति, दूसरा जलवायु और तीसरा है मृदा के प्रकार। भू आकृति का मतलब यह होता है कि वहाँ की भूमि किस प्रकार की है, पहाड़ी या पठारी इलाका है या बर्फ़ अधिक होता है। जैसा दोनों ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है, इसलिए इन क्षेत्रों में भूमि का उपयोग अच्छे से नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पर कृषि, उद्योग, पशुपालन आदि के लिए हम भूमि का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि भूमि की आकृति भू उपयोग को निर्धारित करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा कारक है जलवायु।
किसी क्षेत्र की जलवायु बहुत अच्छी है, यानी वहाँ पर वर्षा समय पर और बहुत होती है और तापमान भी पौधों के लिए अच्छा रहता है, तो वहाँ पर खेती अच्छे ढंग से होगी। वहाँ पर हम भूमि का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं, लोग अपनी बस्तियाँ बसाएंगे। लेकिन जो क्षेत्र सूखा या रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पर ना ही हम कृषि अच्छे ढंग से कर सकते हैं और ना ही दूसरे कार्य। इसी तरह तीसरा पॉइंट है मृदा के प्रकार, यानी किसी क्षेत्र की मिट्टी भी वहाँ के भूमि उपयोग को प्रभावित करती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी इलाके की मिट्टी उपजाऊ या अच्छी है जिस पर हम अधिक से अधिक खेती कर सकते हैं और अधिक से अधिक अनाज उगा सकते हैं, जिससे वहाँ पर आर्थिक उन्नति हो सकती है और वहाँ पर आबादी अधिक से अधिक हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश में आधी जनसंख्या से अधिक लोगों की आर्थिक उन्नति कृषि पर ही टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ के 54% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। अब हम भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले मानवीय कारक को जानेंगे। इसमें सबसे पहला है जनसंख्या घनत्व। अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या अधिक है तो वहाँ भूमि का उपयोग भी अधिक होगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा बस्तियाँ बसाएंगे और कृषि कार्य करेंगे, जिससे वहाँ की जनसंख्या बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व भी भूमि उपयोग को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है पर औद्योगिक क्षमता, यानी टेक्नोलॉजी की कितनी क्षमता है। अगर किसी क्षेत्र में कई प्रकार के टेक्नोलॉजी की सुविधा है तो वहाँ टेक्नोलॉजी के द्वारा लोग अधिक से अधिक भूमि का उपयोग करेंगे, जैसे खनन करेंगे और खनिजों को निकाल कर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करेंगे। लोग उद्योग लगाएंगे। इसी प्रकार मानव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भूमि का अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे। मानवीय कारक का तीसरा पॉइंट है संस्कृति और परंपराएं, यानी अगर लोग संस्कृति वाले हैं तो वह उस क्षेत्र में अपनी धार्मिक स्थान बनाएंगे, त्यौहार और उत्सव मनाएंगे, जिससे भूमि की आवश्यकता होगी और अधिक से अधिक भूमि का उपयोग होगा। अब हम भूमि निम्नीकरण के क्या कारण हैं इसके बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं? भूमि निम्नीकरण का अर्थ होता है भूमि के गुण या उपजाऊपन में कमी, यानी भूमि का गुण क्या होता है? उसका उपजाऊपन। इसलिए अगर इसमें कमी आती है तो उसे हम भूमि निम्नीकरण कहेंगे। हम लोग लंबे समय से लगातार भूमि का संरक्षण और प्रबंधन के खिलाफ काम कर रहे हैं और साथ ही साथ भूमि का उपयोग भी लगातार कर रहे हैं, जिससे भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हम और हमारे पूर्वज शुरू से करते आए हैं और आने वाली पीढ़ी भी इसी भूमि का इस्तेमाल करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े जैसी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही हासिल करते हैं। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसके मुख्य कारण ये हैं। नंबर 1, वन उन्मूलन, यानी वनों की अधिक से अधिक कटाई हो रही है। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक वनों को काटते जा रहे हैं। हमें इससे होने वाले नुकसान की कोई चिंता ही नहीं है। इसी तरह भूमि निम्नीकरण का एक मुख्य कारण वन उन्मूलन है। इसका दूसरा कारण है अति पशुचारण। हम अपने फ़ायदे के लिए पशुओं द्वारा अधिक से अधिक घास को चरवा देते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं होता है। घास फूस आदि की जड़ें भूमि को अच्छे से जमा कर या पकड़ करके रखती हैं। अगर घास फूस जड़ के साथ से उखड़ जाते हैं तो इसके कारण भी भूमि खराब हो जाती है। भूमि निम्नीकरण का तीसरा कारण खनन, यानी खुदाई करने के लिए अगर वनों की कटाई की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले वनों को काटा जाता है, जिससे भूमि का एक बड़ा हिस्सा खुदाई में चला जाता है। फिर खुदाई के बाद खदानों वाला स्थानों पर जो गहरी खाइयाँ हो जाती हैं और मलबे होते हैं उन्हें ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इससे भूमि खराब होती है और भू निम्नीकरण होता है। हमारे देश के कुछ राज्य जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में खनन के कारण ही वहाँ पर वन उन्मूलन हुआ और भूमि निम्नीकरण का एक मुख्य कारण बना।
इसका चौथा कारण है अति सिंचाई। हम लोग अपने फ़ायदे और अधिक से अधिक अनाज उगाने के लिए खेतों को अधिक से अधिक सिंचाई कर देते हैं और पानी को खेतों में खुला छोड़ देते हैं। इससे ढाल वाली भूमि में पानी जमा हो जाती है और वहाँ भूमि धीरे धीरे दलदली क्षेत्रों में बदल जाती है, जिससे वहाँ पर अच्छे से खेती नहीं की जा सकती है। इस प्रकार अति सिंचाई से भी भूमि का निम्नीकरण होता है। जैसे पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में अति सिंचाई से भूमि निम्नीकरण बहुत अधिक हुआ है। पांचवा कारण है मृदा की लवणीयता और क्षारीयता। इसका अर्थ ये होता है कि हम लोग अपने विकास या आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं, जो हवा के साथ उड़कर वायुमंडल में चला जाता है। और जब वर्षा होती है तो ये वर्षा के साथ साथ ज़मीन पर आ जाती है, जिससे हमारी ज़मीन की लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है और उस ज़मीन पर कृषि सही ढंग से नहीं हो पाती है, यानी फसल बर्बाद हो जाती है और इस तरह भूमि का ह्रास होता है। भूमि निम्नीकरण का छठा कारण है खनिज प्रक्रियाएं। खनिज प्रक्रियाएं भी भूमि निम्नीकरण में उत्तरदायी है। जैसे मान लीजिए कहीं पर सीमेंट उद्योग है, उस उद्योग में चूना पत्थर को पीसा जाता है। इसी तरह मिट्टी के बर्तन के उद्योग में चूने, जिसे खड़िया मिट्टी भी कहा जाता है, और सेल खाड़ी का प्रयोग होता है, जिससे वहाँ के इलाके में अधिक से अधिक मात्रा में धूल विसर्जित होता है। फिर इसकी परत भूमि पर जमा होती रहती है, जिससे मिट्टी की जल सोखने की प्रक्रिया रुक जाती है और वहाँ पर भूमि बहुत ही खराब हो जाती है। सातवां पॉइंट है औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। कल कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ या बेकार पदार्थ निकलते हैं, उन्हें जल के साथ भूमि पर बहा दिया जाता है, जिससे भूमि निम्नीकृत हो जाती है। अब हम भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो उपाय होते हैं या जो उपाय अपनाए जा सकते हैं, उनके बारे में जानेंगे। जिस प्रकार समस्याएं होती हैं, उसी प्रकार समस्याओं को सुलझाने के लिए उसका समाधान भी होता है। भूमि निम्नीकरण के जो कारण हैं, हम उसमें सुधार लाकर भूमि निम्नीकरण को कम कर सकते हैं और भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे वन रोपण, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ों की जड़ें भूमि का मजबूती से पकड़े रहती हैं और भूमि का निम्नीकरण कम होता है। इसी तरह पशु चारण पर नियंत्रण होना चाहिए और इसके लिए चरागाहों का सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि पशुओं को उसी चरागाह में चराए जाएं। सभी भूमि को चरागाह ना बनाएं। इससे हम अपनी भूमि को निम्नीकरण होने से कुछ हद तक बचा सकते हैं। इसके बाद भूमि को निम्नीकरण से बचाने के लिए हमें रक्षक मेखला बनाना चाहिए। रक्षक मेखला यानी पेड़ों को एक कतार में लगाना, क्योंकि जब तेज हवा चलती है तो भूमि के मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। इससे मिट्टी का निम्नीकरण होता है, जिससे वहाँ की उपजाऊ जमीन निम्नीकृत हो जाती है। इसलिए हमें खेतों के चारों ओर कतार से पेड़ लगा देना चाहिए, जिससे हवा इन पेड़ों के द्वारा रुक जाएगी और मिट्टी का कटाव ना हो सकेगा। इससे भी भूमि निम्नीकरण पर काबू पाया जा सकता है। भूमि को स्थिर बनाने की प्रक्रिया द्वारा भी भूमि निम्नीकरण को कम कर सकते हैं। यानी रेगिस्तानी या शुष्क इलाकों में हर साल वहाँ पर के भूमि का एरिया बढ़ता जाता है, जिससे उतना ज़मीन बर्बाद हो जाता है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियाँ लगाना चाहिए, जैसे बबूल, कैक्टस आदि। इससे रेतीली ज़मीन आगे नहीं बढ़ पाएगी और भूमि भी बर्बाद होने से बच जाएगा। इस इमेज को देखिए, मान लीजिए रेगिस्तानी या रेतीले इलाके हैं। इस साल यहाँ तक रेगिस्तान था, लेकिन अगले साल ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसलिए हमें यहीं पर कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर इसे आगे बढ़ने से रोक देना चाहिए, जिससे ये भूमि अधिक से अधिक बर्बाद नहीं हो पाएगा। भूमि निम्नीकरण को सुलझाने के लिए हमें खनन पर भी नियंत्रण करना चाहिए। हमें या सरकार को चाहिए कि जितना आवश्यकता हो उतना ही खनन करें, ज़रूरत से ज़्यादा खुदाई ना करें। और खुदाई करने के बाद भूमि पर जो गड्ढे हो जाते हैं उनको भर देना चाहिए। इससे भूमि समतल हो जाएगी और उसका उपयोग भी
किया जा सकता है। इसी तरह सिंचाई के लिए पाइप के द्वारा पानी पेड़ पौधों तक पहुंचाना चाहिए। इससे पानी अधिक भूमि पर जमा नहीं होगा। इसके लिए स्प्रिंकलरों का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके द्वारा खेतों में पानी धीरे धीरे फव्वारा की तरह गिरेगा। इस तरीके को भी प्रभावी विधि माना जाता है। जैसे देखिए यह इस तरह से। इस तरह हम अति सिंचाई से बच सकते हैं, जिससे भूमि कम निम्नीकृत होगा। भूमि को निम्नीकरण से बचाने के लिए औद्योगिक पदार्थ, जहरीला जल को फिल्टर या शोधन करके भूमि पर बहाना चाहिए, ताकि भूमि को गुणों में कमी ना आए। इसी तरह जो भूमि बंजर है, जिस पर किसी प्रकार का क्रियाकलाप नहीं होता है, उस पर सरकार को उचित प्रबंधन करना चाहिए, ताकि उस भूमि का भी उपयोग किया जा सके। जैसे किसी बंजर ज़मीन पर कृषि की जा सकती है, लेकिन वहाँ पर सुविधाओं की कमी हो, तो सरकार को उन सुविधाओं का प्रबंधन या इंतजाम करना चाहिए। या किसी भूमि पर बहुत दिनों से पानी जमा है, तो उस पानी को वहाँ से हटाने का प्रबंध करना चाहिए, और साथ ही साथ भूमि की जांच करके कृषि योग्य बनाने की कोशिश करना चाहिए। इससे भूमि को निम्नीकृत होने से हम बचा सकते। मेरे ख्याल से आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करें। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।